जो ऑनलाइन नियुक्ति पत्र वितरण लिंक है उसका शुभारंभ आपके कर्तव्यों से सर कृपा करें। उसके उपरांत सर नियुक्ति पत्र सभी अभ्यर्थी अपने आप डाउनलोड कर भी पाएंगे और कुछ जनपदों में हम लोग आपसे संवाद। गुलाब देवी जी इधर आ जाइए आप। सर 5 जनपदों में हम लोग ने लाइव लिंक रखा है जिसमें संवाद अभ्यर्थियों से आप से करवाएंगे सर। सर्वप्रथम हम लोग जनपद चित्रकूट से ज्वाइन करेंगे। चित्रकूट सुश्री मनीषा देवी, पुत्री श्री राजा प्रसाद, ग्राम व पोस्ट पौड़ी, जनपद चित्रकूट सर। इनका चयन सर प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के पद पे हुआ है। इनके पिता अस्वस्थ रहते हैं, भाई के पास एक पान की दुकान है सर। मनीषा देवी जी, आपको चयन के लिए बहुत बहुत बधाई। हाँ नमस्ते। आपको जो है, आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के प्रवक्ता के रूप में आपका चयन हुआ है और आज आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। जानकारी है ना आपको? कहाँ, कौन सा स्कूल आपको मिला है? ये जनपद से इनको उपलब्ध होगा विद्यालय। तो विद्यालय का चयन आपके लिए जब होगा तो उस विद्यालय में जाकर के नियमित रूप से वहां के बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगी आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या? इससे पहले क्या करती थी आप? हैं? एक कनेक्टिविटी की इतनी प्रॉब्लम क्यों है वहां पे? नहीं, आपकी आवाज तो ठीक आ रही है। थोड़ा और करीब कर दो माइक को। एक शिक्षक की आवाज इतनी दबी हुई नहीं होनी चाहिए कि वह जो है आवाज बच्चों के शोरगुल में दब जाए। आप ये बताइए, इससे पहले क्या करती थी? पढ़ाई कर रही थी आप? पढ़ाई में क्या किया है आपने? कहां से आपने पीजी किया है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। कब किया था? 2010 में। 2010 से आप क्या कर रही थी पिछले 10 वर्षों के दौरान? ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, लगातार हर व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि वह अपने को, अपने जिस विषय को लेकर के उसने डिग्री प्राप्त की है उस विषय में तो ज्ञान अर्जन करे ही, लेकिन उससे अपने इर्द गिर्द अन्य विषयों में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और अब आप एक अध्यापक के रूप में, उसमें भी एक प्रवक्ता के रूप में ये नियुक्ति पत्र आज आपको प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ा दायित्व आपको प्राप्त हो रहा है, इसलिए अब इस दायित्व का आपको बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन करके अपने आप को साबित करना है। कर पाएंगी ना? चलिए, बधाई आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। नमस्ते। सर, हम लोग ने 298 प्रवक्ताओं का चयन किया है 18 विषयों में। इसमें सर आपको जान के प्रसन्नता होगी कि इसमें 189 महिलाएं हैं और 109 पुरुष हैं।
अब से हम लोग जनपद महाराजगंज को कनेक्ट करेंगे। जनपद महाराजगंज। नमस्कार सर, हमारे साथ प्रियंका सिंह जी हैं, वो आपसे बात करेंगे। श्रीमती प्रियंका सिंह सर, पत्नी श्री आदित्यनाथ सिंह, ग्राम पोस्ट बरवा राजा, नदुआ बाजार, जनपद महाराजगंज का है। उनका चयन प्रवक्ता इतिहास के पद पर हुआ है। क्यों प्रियंका सिंह जी, आपका चयन इतिहास के प्रवक्ता के रूप में हुआ है, जानकारी है ना आपको? सब प्रणाम। आपको जानकारी है? जानकारी है आपको ना? जी सर। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर धन्यवाद। देखिए, एक लेक्चरर के रूप में आपको कार्य करना है, कार्य कर पाएंगी? जी सर, मैं 100% दूंगी। इससे पहले आप जो है क्या करते थे? सर मैं हाउस वाइफ थी। अच्छा, घर ही में रह के काम करती थी? जी सर, मैं घर से अपनी पूरी पढ़ाई की हूँ। आपने जो है कभी कोई पढ़ाने का अभ्यास किया भी है? नो सर। तो फिर कैसे आप पढ़ा पाएंगे विद्यालय में जाकर के, अगर अचानक विद्यालय में जा रही हैं तो? जी सर, मैं पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगी। देखिए, एक लेक्चरर के रूप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जिन बच्चों को आपको पढ़ाना होता है वे सभी बच्चे ऐसे होते हैं, वे सब टीनेजर्स हैं, यानी सब 12 से लेके 18 साल तक के बच्चे होंगे। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जब आप जाएंगे तो एक आत्मविश्वास से भरपूर आपको स्वयं अपने को साबित करना पड़ेगा। दूसरा, वहां पर अपने विषय की पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी। जिस विषय पे आपको बच्चों को पढ़ाना होगा उस विषय की तो जानकारी होनी ही चाहिए, लेकिन अगर उस पूरे सब्जेक्ट के बारे में, यानी जिस केवल यानी लेसन के बारे में नहीं, पूरे सब्जेक्ट के बारे में भी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, और इसके लिए अपने आप को तैयार करना ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा। जी सर, मैं तैयार करूंगी सर। दूसरा ये है कि जिले में कोई भी विद्यालय आपको मिलेगा तो वहां चली जाएंगी कि फिर सिफारिश लेकर के आप लोग इधर उधर का चक्कर लगाएंगे कि नहीं साहब गांव के घर नजदीक किसी विद्यालय में मेरी नियुक्ति करवाइए? नहीं सर, जहाँ भी मिला है वहाँ मैं अपना माइंड में कार्य करूंगी। कार्य कर पाएंगे ना? जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? सर हमारे 3 भसुर हैं। हाँ। हमारे ससुर हैं, सब लोग हैं, सब लोग बहुत खुश हैं सर। ठीक है, बहुत सुंदर। मेहनत से कार्य करिए, अपने आप को साबित करिए। देखिए, एक महिला के लिए तो शिक्षक की नौकरी बहुत सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से वह अपने परिवार को तो बनाई देती है, लेकिन साथ साथ वह पूरे समाज के निर्माण में भी अपना हाथ बटा करके सहयोगी बन सकती है, बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू सर। सर हमारे नेक्स्ट हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं जनपद मैनपुरी में सर, श्रीमती रोली झा, पत्नी श्री मयंक शर्मा से आपका संवाद कराया जाएगा सर। इसमें श्रीमती झा जो है उनका चयन हुआ है सहायक अध्यापक कला के पद पर हुआ है सर। जो हम लोग का सर अध्याचन गया था 2018 में लोक सेवा आयोग के पास, उसमें कला का नहीं हो पाया था, बाद में रिजल्ट आया था, इसलिए पिछली बार नहीं कर पाए थे सर। अभी भी कुछ 3 विषय हैं जिनका रिजल्ट अभी अनाउंस होगा सर। श्रीमती झा रोहिकन विश्वविद्यालय से कला विषय में मास्टर ऑफ आर्ट्स उन्होंने किया है और अपने विषय की टॉपर रही है। मैनपुरी। प्रणाम सर। हाँ, नमस्ते। रोली जी, कैसे हैं आप? महाराज जी अच्छी हूँ, आपसे हूँ? बिल्कुल ठीक हैं, इसीलिए तो आपसे संवाद बना पा रहे हैं। जी जी। आपका चयन सहायक अध्यापक के रूप में हुआ है, जी। कैसा लग रहा है आपको? सब बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे बात हुई, ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। आपके परिवार के लोग खुश हैं कि नहीं हैं? सर दोनों लोग खुश हैं, यहाँ के भी और मैं पहले मरीज में थी। हाँ। शालीमार रामपुर में थी, उसको दोनों तरफ लोग खुश हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। एक तो आपके परिवार के सदस्यों को, आपके मायके वालों को भी और ससुराल वालों को भी, दोनों को एक तो बधाई। देखिए, आपका चयन अगर
पहले हो जाता ना तो कम से कम दहेज में कम पैसा देना पड़ता है। नहीं सर, दहेज नहीं लिया है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तब तो इसका मतलब ये है कि सरकार ने आपका चयन करके अच्छा काम किया है। जी जी। तो एक तो ये अच्छी परंपरा आपने डाली आपके पति ने कि दहेज नहीं लेंगे और दहेज देंगे भी नहीं। एक तो बहुत अच्छा काम ये है। दूसरा ये है कि कला के शिक्षक के रूप में आपका चयन हुआ है। काफी दिनों से मामला लंबित भी पड़ा हुआ था। जी हाँ, काफी टाइम से लंबा पड़ा हुआ था। आपने कला से कहां से आपने शिक्षा ली है अपनी? सर मैंने ये बरेली कॉलेज से शिक्षा ली है। मैंने पहले बीए करा 2009 में, फिर 2011 में वहीं से मास्टर की डिग्री ली और उसमें मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया था। ठीक है, बहुत सुंदर। और उसके बाद एड किया। अब जिस विद्यालय में आपकी नियुक्ति होगी वहां पर पढ़ाने का कार्य करेंगी? जी सर, बहुत मनमानी करें। ऐसा तो नहीं कि फिर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के फिर नजदीक के विद्यालय में जाने को लेकर के आप जो है हमारे मंत्री वहां पे अग्निहोत्री जी बैठे हुए हैं, इनके साथ जो है फिर जाने लग जाएंगे और उनसे कहेंगे कि साहब मेरा ट्रांसफर घर के नजदीक करवाइए? नहीं सर, ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, चयन की प्रक्रिया के साथ जो ये पारदर्शी व्यवस्था बन रही है, आपने देखा होगा कि ये नियुक्ति की प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति को सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी। न सिफारिश की आवश्यकता पड़ी है, न कहीं लेन देन की आवश्यकता पड़ी है। और ये इसलिए क्योंकि अच्छे लोगों को जब आप लोग चुनते हैं तो वे अच्छे लोग सरकार के साथ मिलकर के एक अच्छी और पारदर्शी व्यवस्था बनाने में अपना योगदान देते हैं। और यही कारण है कि पेपर कहां सेट हो रहा है, कहां पर पेपर को कौन सा ग्रुप कहां पे जाना है, ये कोई जानकारी न मुख्यमंत्री को होती है, न मंत्री को होती है, न विभागीय सचिव को होती है, न किसी डायरेक्टर को होती है, न किसी भी अधिकारी को नहीं होती है। सर मेरा पेपर गाजीपुर में हुआ था, बरेली से गई थी, तो बहुत दूर था। वही कह रहे हैं ना, देखिए पूरी हर एक चीज को गोपनीय रखा जाता है और ये पारदर्शी व्यवस्था योग्य छात्रों के लिए जहां महत्वपूर्ण है, हितकर है, वहीं प्रदेश में अच्छे और प्रतिभाशाली लोग हमें चयन करके नौकरी में मिलते हैं। तो शासन की एक ही अपेक्षा होती है कि वे लोग पूरी योग्यता और पूरी क्षमता के साथ प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। आप लोग जब मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये भी प्रदेश के विकास में आपका योगदान है। विकास का मतलब केवल सड़क, बिजली, पानी नहीं होता है। अपनी अपनी ड्यूटी को कर्तव्यों के साथ ईमानदारी से निर्वहन करना, यह भी विकास में सहभागी बनना है और उस विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का एक हिस्सा समाज का हर व्यक्ति बन सकता है। और इस दृष्टि से आज आपके चयन के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हम लोग कनेक्ट करेंगे वाराणसी में, जहाँ पर श्रीमती अर्चना पांडे, पत्नी डॉक्टर शकीन तिवारी, BHU वाराणसी में निवास करती हैं। इनका प्रवक्ता चयन हुआ इनका प्रवक्ता संस्कृत के पद पर, और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं और बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संगोष्ठी और कार्यशालाओं में भी प्रतिभाग किया है। वाराणसी, डॉक्टर अपर्णा पांडे। भवत्या किम नाम? मम नाम अपर्णा पांडेय। सुंदरम, अति सुंदरम। आप बताइए अपर्णा जी, आपका चयन हुआ है संस्कृत प्रवक्ता के रूप में। आपके परिवार के सदस्य कैसा अनुभव कर रहे हैं? सर हमारे परिवार के सदस्य बहुत ही सुख का क्षण है यह हमारे परिवार के लिए सर। जो हमारे पिताजी की संस्कृत हमको जो प्राप्त हुई है वो विरासत के रूप में प्राप्त हुई है। और हमारे माता जी भी अध्यापिका है, हमारे पति भी जो है वो अध्यापक है। आज हमारे लिए बहुत गौरव का दिन हो रहा है कि हम यहाँ उपस्थित आपके समक्ष वार्ता कर रहे हैं। और प्रवक्ता के रूप में हुआ है, आप सीधे लेक्चरर के रूप में आपका चयन हुआ है इसमें। जी जी सर। तो आपके लिए तो आगे बढ़ने की ढेर सारी संभावनाएं, और संस्कृत के क्षेत्र में तो बहुत सारी संभावनाएं वैसी भी रहती हैं। जी सर, बस आशीर्वाद दीजिए
लेकिन संस्कृत में समस्या ये होती है कि विद्यालय जाने की स्थिति कम ही लोगों की हो पाती है। आप ऐसा तो नहीं करेंगे? नहीं सर, हम अपनी पूरी ईमानदारी निष्ठा से विद्यालय को जाएंगे। बहुत सुंदर, आपने कुछ कार्य भी किया है। जी सर, हमने अन्य संगोष्ठियों में संभाग किया है। अभी मेरी हाल ही में कुमार संभवन प्रथम सर्ग पे महाकवि कालिदास की जो पुस्तक है, उस पर हमने अपना प्रथम सर्ग पे टीका लिखी है। ठीक है, सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, संस्कृत के प्रवक्ता के रूप में आपके चयन के लिए आपका अभिनंदन, और आपके माध्यम से अन्य बालिकाएं भी संस्कृत पढ़ने के लिए अपने को तैयार करेंगी और इस फील्ड में अच्छा कार्य कर पाएंगी। देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार ने वैदिक विज्ञान केंद्र भी एक स्थापित किया है। देखिए, संस्कृत में जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के शोध का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है वह स्कूल में या कॉलेज में अपने सामान्य पठन पाठन के कार्यक्रम के साथ संस्कृत के उन गूढ़ रहस्यों के बारे में जानकारी लेना, उन लोगों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ या वहां पे जो लोग कार्य कर रहे हैं, अगर उनके साथ आप लोग सहभागी बन पाएंगे तो ये संस्कृति की भी और देश की भी बहुत बड़ी सेवा हो सकती है, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है ये। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। जी सर, धन्यवाद। और सर, हम यह भी कहना चाहते हैं कि हमने जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो चयन प्रक्रिया की गई है, वह बहुत ही पारदर्शी, भ्रष्टाचार रहित और शुचितापूर्वक की गई है, जिससे आज हम सभी लोग यहाँ सफल हो पाए हैं। और आपके मार्गदर्शन में, निर्देशन में, आपके आशीर्वाद से हमें यह प्राप्त हो रहा है। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका हृदय से प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं को भी जानकारी रखें, और शिक्षक को अपने को हर फील्ड में पारंगत रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए। अगला, धन्यवाद जी। वाराणसी में ही श्री लवकेश कुमार कुछ श्री लालजी डोम, इनका चयन प्रवक्ता हिंदी के पद पे हुआ है। इनका सर बैकग्राउंड थोड़ा सा आर्थिक दृष्टि से कमजोर था, काफी विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। लवकेश जी, कैसे हैं आप? प्रणाम सर। नमस्ते सर, मैं आपके आशीर्वाद से आप लोगों का सकुशल हूँ। आपका हिंदी प्रवक्ता के रूप में चयन हुआ है ना? जी सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ से आपने शिक्षा अर्जित की थी? सर, हमारी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में परास्नातक और शिक्षा शास्त्र में परास्नातक की डिग्री हासिल किया हूँ। हाँ, हिंदी साहित्य में हुआ है। तो उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में 4 साल पढ़ाया हूँ। उसके बाद फोन कार्य चल रहा है। ठीक है। अभी आपका शोध चल रहा है? जी सर। क्या विषय है शोध का? सर, रामदास विश्व के कथा साहित्य में ग्राम्य जीवन का यथार्थ। बहुत सुंदर। तो ग्राम्य जीवन के बारे में आपने कभी जानने का प्रयास किया? सर, मैं गांव से ही जुड़ा हुआ हूँ। मैं गांव का ही रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी किसान हैं। पहले पत्थर फोड़ते थे, फिर बाद में मशीनी युग आने के कारण धीरे धीरे उसका समापन होने लगा। किसानी में और वहीं से जुड़ा हुआ हूँ। इस कारण मैं उसी विषय को चुना भी हूँ। तो इसमें मैं अपनापन महसूस करता हूँ और उसमें मुझे कार्य करने में, पढ़ने में, शिक्षा में गुणात्मक दृष्टि से देखने में मुझे आसानी महसूस होती है। देखिए, भारत का, हमारे देश के जो ग्रामीण व्यवस्था है ना, ये दुनिया के अंदर स्वावलंबन का सबसे मजबूत आधार रहा है। आप अगर गांवों की बात करते हैं तो गांवों में एक बार देखें आप, कितनी अच्छी चीजें आपको गांवों में देखने को मिलती है कि एक गांव, हमारे यहाँ देखिए जातिवाद की विकृति बाद में आई है, लेकिन
ये जितनी भी जातियां थी ये कर्म पे आधारित होकर के पूरी ग्रामीण व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाती थी। पैसे का लेन देन भले ही न रहा हो, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर रह करके गांव का कोई व्यक्ति खाली भी नहीं रहता था और भूखों भी नहीं सो सकता था। हर एक व्यक्ति एक दूसरे का देखभाल करता था और किसी भी प्रकार से गांवों में कोई व्यक्ति अपने को अभावग्रस्त महसूस नहीं करता था। और इस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है कि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र में गांवों में पहले प्राचीन काल में सहकारिता का ये भाव था, आप उसके दर्शन गांवों में होने वाले यज्ञों में देख सकते हैं, या गांव के लोग जब मिलकर के कोई कार्यक्रम करते हैं। काशी और आसपास के क्षेत्रों में तो तुलसीदास जी ने रामलीलाओं का आयोजन की परंपरा भी डाली थी। रामलीला में सरकार कोई सहयोग नहीं करती, गांव के लोग ही चंदा इकट्ठा करते हैं, रामलीलाओं का मंचन करते हैं, कलाकार भी गांव का और सारी चीजें गांव की और गांव के ही लोगों की। इन सभी चीजों को लेकर के या यज्ञ के आयोजन के साथ भी आप देख सकते हैं कोई सरकार सहयोग नहीं करती, लेकिन गांव का ही व्यक्ति, किसी के पास धान है, किसी के पास गेहूं है, किसी के पास दाल है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास घी है, किसी के पास बर्तन है, किसी के पास अपनी राजमिस्त्री का सहयोग कर देता है, कोई व्यक्ति कुछ घी दे देता है, कोई दूध दे देता है। सभी लोग मिलकर के उसको संपन्न करते हैं और ये गांव के हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्वावलंबन का आधार बनता है। और इन चीजों पर हमें कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इन पर अगर आज भी हम लोग सोच पाएंगे तो गांव में, इसीलिए सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। गांव का नाऊ, गांव का धोबी, गांव का मोची, गांव का हलवाई, गांव का हर व्यक्ति गांव के उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके हुनर को मंच देने का काम सरकार को करना चाहिए था, पहले नहीं हुआ। पिछले 3 वर्षों से हम लोगों ने प्रदेश में किया, पिछले 6 वर्षों से केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक कार्य होता हुआ दिखाई दिया। तो ये बड़ा कार्य है और अगर हमारा शिक्षक इस प्रतिभा को समझ करके उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर सके। देखिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी क्या है? हमारी सबसे बड़ी खामी है कि हमने शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित कर दिया है, व्यवहारिक ज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं रहा। और इसका परिणाम क्या है कि एक बड़ी वैसी स्थिति पैदा हो जाती है, शासन की नीतियों के साथ, शासन के कार्यक्रमों के साथ हम अपने विद्यालय और अपने कॉलेजेस को या विश्वविद्यालय को जोड़ ही नहीं पाते हैं। हमारे पास कोई भी एक शिक्षित नौजवान जब सामने आता है, हम उससे पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, तो कहता साहब कुछ नहीं। वह शासन की योजना है, अगर उसको अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो उस स्टार्टअप की पॉलिसी के तहत वह व्यक्ति आवेदन करके अपने स्टार्टअप को तैयार कर सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मुख्यमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत तो अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में अपनी किस्मत को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। लेकिन इन योजनाओं की कोई जानकारी उसको नहीं होती और मुझे लगता है योग्य शिक्षक को चाहिए अपने पाठ्यक्रम की जानकारी होने के साथ साथ शासन की नीतियों और शासन के कार्यक्रमों की जानकारी होना और फिर बच्चों को भी उसके बारे में अलग अलग प्रकार से बताने का प्रयास करना। ये काम कर देंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिन नौजवानों को हम स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में योगदान दे सकते हैं, या गांव में भी हम इस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। गांव के लोगों को बता सकते हैं, मैं गांव के नाऊ को बता सकते हैं कि भाई आपके लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान में शासन की एक योजना है, या गांव के राजमिस्त्री को या गांव के धोबी को, गांव के नाऊ को या गांव के मोची को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को कि आप इसमें ट्रेनिंग लीजिए, स्किल डेवलप करिए, सरकार आपको सर्टिफिकेट देगी, मानदेय भी देगी और फिर आपको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जिस दौरान आप ट्रेनिंग लेंगे उस दौरान एक निश्चित मानदेय भी सरकार देगी, बाद में टूल किट भी उपलब्ध कराएगी, फिर बैंक से लोन देने में भी योगदान देगी। आज जो व्यक्ति गांव के चौराहे पे बाल बनाने का काम करता है, अगर उसी के लिए एक वहां पर सैलून की दुकान खुल जाएगी तो अभी जो चौराहे पे नीचे बैठ करके बाल बनाने का काम कर रहा हो वो पैसा नहीं मिलता होगा, लेकिन सैलून की दुकान खोलेगा तो हर व्यक्ति पैसा देके जाएगा, उसका सम्मान भी बढ़ेगा, वह अपने साथ 1-2 अन्य लोगों को भी जोड़ सकता।